हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमने अपने फर्स्ट वीडियो के फर्स्ट पार्ट में ही पढ़ा था, हम लोग आज सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। आई होप जो फर्स्ट पार्ट था इसका वो आपने देखा होगा, जो मैंने होमवर्क दिया था उसको आपने मुझे कमेंट रिस्पॉन्स भी किया होगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग सेकेंड पार्ट की सबसे फर्स्ट जो मेन टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को ज़रूर लाइक करना। ओके, लेट्स स्टार्ट। फैक्टर अफेक्टिंग द आयनिक कंडक्टेंस। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा था अपनी पिछली वीडियो में कि कंडक्टेंस क्या होता है, उसको कैसे डिनोट करते हैं, उसको कप्पा के थ्रू डिनोट करते हैं। ठीक है, और वो रेजिस्टिविटी के बिल्कुल इन्वर्स होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि किन किन वजह से हमारी कंडक्टिविटी जो है ना वो अफेक्ट होती है, किन किन वजह से डिक्रीज़ और इंक्रीज़ होती है, किसकी वजह से वो ज़्यादा फ्लो करती है, कम फ्लो करती है। ठीक है, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, मतलब इलेक्ट्रोड का नेचर कैसा है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड है तो डिसोसिएट हो जाएगा, और वीक है तो वो डिसोसिएट नहीं होगा। मतलब कि अगर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड है तो आसानी से टूट जाएगा और कैटायन एनाइन देगा हमें। ठीक है, पूरी तरीके से। बट अगर वीक इलेक्ट्रोड होगा तो वो हल्के हल्के टूटेगा और पूरी अच्छी तरीके से हमें कैटायन एनाइन नहीं देगा। ठीक है, तो हमें ये तो सबसे पहला फैक्टर क्या हुआ, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। मतलब कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड है तो वो डिसोसिएट हो जाएगा कम्प्लीटली। ठीक है, अगर वीक इलेक्ट्रोड है तो वो क्या हो जाएगा, वो हल्के हल्के वो हो जाएगा डिसोसिएट, मतलब बॉन्डिंग उसकी टूटेगी। ठीक है, तो सबसे पहले फैक्टर अभी हमने पढ़ लिया, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो फिर साइज ऑफ आयंस। ठीक है, साइज ऑफ आयन की बात करते हैं तो स्मॉल आयंस लेसर इंट्रेंट्स हैंस बेटर मोबिलिटी। मतलब कि अगर देखो इसमें क्या बता रहे, साइज ऑफ आयन बिकॉज ऑफ साइज एच शो दो ग्रेटर कंडक्टिविटी देन एच में। मतलब कि देखो इसका साइज इससे छोटा है ना, तो ये जल्दी से ईजिली डिज़ोल्व होगा, ईजिली ब्रेक करेगा खुद को, और मतलब ईजिली भी किसी भी कम सोल्यूशन में भी ये हो जाएगा। ठीक है, और मतलब आप एक एग्ज़ाम्पल ले लो कि मतलब आप कोई सा भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हो कि अगर कोई मोटा बंदा है और कोई पतला बंदा है और इतना सा गेट है हमारे पास। ठीक है, तो ये इजीली से फ्लो हो जाएगा, मतलब इजीली से इधर से उधर चला जाएगा गेट के उधर। बट ये मोटा है तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा चल के आने में भी। ठीक है, और मतलब कि ये जाएगा तो इसको थोड़ी प्रॉब्लम भी होगी क्योंकि गेट का साइज बहुत छोटा है। तो ऐसे ही मान लें कि अगर ये देखो H पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव है। ठीक है, तो इन दोनों का आंसर कंपेयर करें तो Na पॉजिटिव क्या है, ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू H पॉजिटिव। ठीक है, ये हमें पता है ज़्यादा बड़ा है, तो ये क्या होगा, जो Na पॉजिटिव है वो ईजिली फ्लो नहीं हो पाएगा एज़ कम्पेयर टू H पॉजिटिव। ठीक है, तो ये सेकेंड टॉपिक था, साइज ऑफ आयंस की वजह से भी वो अफेक्ट करता है। फिर नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, फिर क्या अभी हमने दो पढ़े, क्या पढ़ा था कि साइज एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, कि इलेक्ट्रोड का नेचर कैसा है, साइज कैसा है। अब क्या, नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसा है। ठीक है, ठीक है, तो अभी तक हमने दो फैक्टर पढ़े थे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पढ़ा था और साइज ऑफ आयंस पढ़ा था, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी क्या होती है, अफेक्ट करती है। अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ सॉल्वेंट, की जो सॉल्वेंट होता है उसका नेचर कैसा होता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो ये हाईली विगस सॉल्वेंट शो ग्रेटर इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी। एग्जाम्पल वाटर से लो ओवर हनी। ठीक है, तो आप एक बात देखो, कितना अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे वाटर और हनी का। ठीक है, हनी कितना डार्क होता है, मतलब कि कितना वैसा होता है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। ठीक है, अगर मान लो आपके पास दो स्विमिंग पूल हो, एक वाटर का एक हनी का। ठीक है, तो वाटर में आप इजीली फ्लो कर जाओगे। ठीक है, पर हनी में आपको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, बहुत। तो ऐसे इसका है, तो देखो इसका भी क्या है कि देखो नेचर ऑफ सॉल्वेंट, अगर देखो हाईली विगस हुआ, ठीक है, हाईली हुआ तो क्या होगा कि इसको बहुत ज़्यादा रेजिस्टिविटी लग रही है इसके ऊपर, इसको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। ठीक है, मतलब ये इजीली फ्लो नहीं हो पा रहा, पर इसकी कम वाइगर्स होगा तो क्या होगा, इजीली फ्लो हो जाएगा। और ये क्या होगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी भी होगी, क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारे पास एक और समझ लिया फैक्टर जिसकी वजह से क्या इफेक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब नाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड का कॉन्सेंट्रेशन,
मतलब कि कितने नंबर उसमें आयंस हैं, ठीक है। तो अगर जाहिर सी बात है, अगर किसी उसमें सेटअप में ज़्यादा आयंस होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, ज़्यादा अच्छे से फ्लो हो पाएगी, ठीक है। अगर किसी सेटअप में कम आयंस है तो इलेक्ट्रिसिटी कैसी होगी, कम फ्लो कर पाएगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो यहाँ पे 2 NaCl शो बेटर कंडक्टिविटी देन M, मतलब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा अच्छे से फ्लो कर पाएगा, ज़्यादा कंडक्टिविटी मतलब कि अच्छे से उसमें इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होगा, चार्जेस होंगे। और जिस कम होगा तो क्या होगा, क्वांटिटी कम होगी तो उसकी कंडक्टिविटी भी वो शो कम होगी, ठीक है। तो ना अब फिफ्थ पढ़ते हैं टेम्परेचर। आयोनिक कंडक्टिविटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसकी जो कंडक्टिविटी है बढ़ती जाएगी, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो हमारी कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, और अगर हम ज़्यादा करेंगे तो क्या होगी, हमारी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी, ठीक है। तो ये थे 5 फैक्टर्स जो हमारे किस पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन आयनिक कंडक्टेंस पे, ठीक है। ये थे हमारे 5 फैक्टर्स, ठीक है, जिसको हमने अच्छे से समझ लिया। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ये समझ आया या नहीं। अब हम बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं, बट नाउ हम बात करेंगे मोलर कंडक्टिविटी की, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी ऑफ 1 ml आयनिक सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी, ओके। तो यहाँ पे ये जो साइन है इसको कैसे डिनोट किया जाता है, कैप एम से, कैसे, कैप एम से डिनोट किया जाता है। और क्या होता है, कंडक्टिविटी ऑफ 1 m, ठीक है, आयनिक सोल्यूशन इज मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। मतलब कि आयनिक सोल्यूशन में इसका कंसंट्रेशन कितना है, 1 m है, तो ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे, अगर उसमें कराते हैं तो क्या होगा, हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी आएगी जिसको हम डिनोट करते हैं कैप एम से, और इसका फॉर्मूला होता है कैप एम इक्वल्स टू 1000 इंटू के अपॉन एम, ठीक है। तो यहाँ पे के क्या हो जाएगा, कप्पा गैस वो क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी कांस्टेंट, जो अभी हमने पिछले अपनी फर्स्ट पार्ट में पढ़ा भी था, ठीक है, कप्पा के बारे में। और इसकी यूनिट जो क्या होगी, साइमन पर मोल, ठीक है, साइमन स्क्वायर पर मोल, ठीक है। तो मतलब कि कंडक्टिविटी किसमें, कंडक्टिविटी ऑफ 1 ml, ठीक है, कंसंट्रेशन में आयनिक सोल्यूशन के, उसमें अगर कंडक्टिविटी होती है तो उसको मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं, और इसका फार्मूला होता है 1000 इंटू के अपॉन एम, ठीक है। और इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, साइमन स्क्वायर अपॉन मोल, ठीक है। आई होप ये मोलर कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आया या नहीं, ठीक है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था मोलर कॉन्सेप्ट, तो इसमें क्या था हमारे पास, नीचे क्या था, यहाँ पे मोल था, ठीक है, इसलिए मोलारिटी हो गया, ठीक है। अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पढ़ेंगे जिसको हम इक्विवेलेंट कैप से डिनोट करते हैं। तो क्या होता है, देखो, कंडक्टिविटी ऑफ 1 m आयनिक सोल्यूशन इज मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, ये पता है। बस यहाँ पे एक माइन्यूट से डिफरेंस होता है, बस यहाँ पे n आ जाता है, मतलब नॉर्मेलिटी आ जाती है, नॉर्मेलिटी आ जाती है। इसके टाइप्स हमने जब अपनी सेकंड चैप्टर पढ़ा था केमिस्ट्री का, उसमें हमने पढ़ा था। अगर नहीं देखी है आपने वो वाली वीडियो, तो आप पहले सेकंड चैप्टर की मेरी वीडियो जाके देखो। उसमें 8 तरह के मैंने बताए थे कि कौन कौन से सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसमें मोलारिटी, नॉर्मेलिटी सब आया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस होता है, वहाँ पे मोलारिटी आ जाता है, यहाँ पे नॉर्मेलिटी आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे n आ जाता है, बाकी सब क्या रहता है, एज इट इज़ सेम रहता है। और इसका फार्मूला क्या बन जाता है, 1000 इंटू के अपॉन एन, और उसकी यूनिट क्या हो जाती है, साइमन स्क्वायर पर मोल, ठीक है। आई होप ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का भी कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आया होगा। नाउ अभी तक हमने कंडक्टिविटी पढ़ा, कंडक्टेंस पढ़ा, ठीक है, कांस्टेंट पढ़ा, कप्पा, ठीक है, नए नए वर्ड्स पढ़े, ठीक है। नाउ अब हम पढ़ेंगे बैटरीज़ के बारे में, ठीक है, बैटरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो बैटरीज़ हम अपनी रिमोट में लगाते हैं, ठीक है, वॉचेस में लगी होती हैं, ठीक है, काफ़ी छोटी छोटी होती हैं, ठीक है। पर वो बैटरीज़ भी 2 टाइप की होती हैं,
ठीक है। बैटरीज भी दो टाइप की होती हैं, किस किस टाइप की, प्राइमरी टाइप की और सेकेंडरी टाइप की। मतलब कि देखो प्राइमरी टाइप में क्या आता है कि यूज़ करो और थ्रो कर दो। जैसे कि आपकी टीवी का रिमोट है, ठीक है, उसमें जो सेल्स लगी होती हैं उसकी भी एक वैलिडिटी होती है कि इतनी डेज तक इसमें ये वर्क करेगी, ठीक है, उसके एक्स्ट्रा नहीं करेगी। तो क्या करते हैं हम उसको एक बार यूज़ करके थ्रो कर देते हैं, ठीक है। अब ये किस में आ गया, ये प्राइमरी में आ गया। जैसे वॉच की सेल्स हो गई, टीवी रिमोट की सेल्स हो गई, ठीक है। अब आता है सेकेंडरी क्या होता है, हम उसको अगर एक बार डिस्चार्ज हो जाती है हम उसको रिचार्ज कर सकते हैं दोबारा से। वो क्या होती है, रिचार्जेबल होती है। जैसे अभी न्यू है एक ड्यूरासेल का सभी ने नाम सुना होगा। वो क्या होती है, एक रिचार्जेबल सेल होती है, इसीलिए वो लॉन्ग लास्टिंग भी सेल होती है, ठीक है। तो हमने बैटरीज पढ़ी, बैटरीज में दो टाइप की बैटरीज होती हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, ठीक है। अब हम उसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि प्राइमरी बैटरीज को क्या कहते हैं और किस तरह से वर्क करती हैं, ठीक है। तो प्राइमरी बैटरीज जो होती हैं वो ZN बैटरीज कहते हैं, मतलब इनको ड्राई सेल भी कहा जाता है, ठीक है, इनको ड्राई सेल भी कहा जाता है। और ये दिखने में कुछ इस टाइप की होती हैं। यहाँ पे इनका पॉजिटिव कनेक्शन होता है, यहाँ पे नेगेटिव कनेक्शन होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये मैंने बिल्कुल अच्छे से बनाया हुआ है। देखो यहाँ पे क्या करती है, करंट को पिकअप करती है। ये जो पार्ट होता है इसका, ये वाला किससे बना होता है, ये जिंक एनोड से बना होता है। जिंक से बना होता है, किसकी तरह वर्क करता है, एनोड की तरह, ठीक है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। देन इसका ये जो पार्ट होता है ये किससे बना होता है, आयरन कंडक्टिंग सेपरेशन से, एक दूसरे को सेपरेट करता है, किससे, आयरन कंडक्टिंग, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ये दोनों का, ये किससे बना होता है, ये मैग्नीज कोट कैथोड से बना होता है, ठीक है। जो जिंक होता है वो एनोड से बना, मतलब कि ये जो पार्ट होता है इसका, ये एनोड जिंक से बना होता है, किसकी तरह वर्क करता है, एनोड की तरह। और ये जो पार्ट होता है इसका मैग्नीज से बना होता है, किसकी तरह वर्क करता है, कैथोड का, ठीक है। और ये जो सबसे लास्ट लेयर होती है वो होती है आउटर केजिंग, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर लगाते हैं, जैसे स्प्रिंग नहीं होता है तो हम उसको ऐसे पुश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर एक्सपेंशन शील होती है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो होता है ये कैप लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या होता है, प्रोटेक्टिंग कैप्स होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रोटेक्टिंग लेयर्स होती हैं वैसे ही ये कैप्स होते हैं। और इसका जो वोल्ट होता है 1.1 वोल्ट रहता है, ठीक है, सभी सेल्स का, ठीक है। तो हमने काफ़ी कुछ जाना। इसकी जो ओवरऑल रिएक्शन जो होती है वो कैथोड पे और एनोड पे होती है। तो कैथोड जिंक का बना होता है, तो क्या करता है, ZN 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है। जिंक बना तो 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है। और वहीं पे क्या होता है कि मैग्नीज ऑक्साइड का पाउडर, ठीक है, अमोनियम सेल, ठीक है, ये और एक एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मिलके ये क्या बना देते हैं, मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है। ये सब बनता है, यहाँ पे अमोनिया बनती है, ठीक है, कैथोड पे, जहाँ पे ये कैथोड रे पाई जाती है, ठीक है। ड्राई सेल इज ऑल्सो नोन एज लेटरस सेल, ठीक है। हमने इतना सा पढ़ लिया प्राइमरी सेल के बारे में, ठीक है। इसका वोल्ट होता है 1.1। ये 1 मार्क्स के एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है कि कितना होता है, ठीक है। ये सभी सेल्स के लिए होता है, ठीक है। और ये रही इसकी डायग्राम कि कैसा दिखता है। मैंने बहुत कोशिश करके बनाया है। आई होप आई एम मेड माई सेल्फ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू, ठीक है। ये जो कहाँ पे क्या चीज़ होती है वो सारी शो हो रही है। ये इसकी ओवरऑल रिएक्शन होती है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, इसलिए इसके इक्वेशंस को याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर टू यू, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि प्राइमरी बैटरी की वर्किंग और उसको क्या कहते हैं वो हमें समझ में आया, ठीक है। नाउ हम सेकेंडरी बैटरीज़ की बात करेंगे। सेकेंडरी बैटरीज़ जो हैं वो लेड एसिडिक बैटरीज़ के थ्रू भी जानी जाती हैं, ठीक है। बट इसका जो डायग्राम है ना वो मैं अवेलेबल नहीं करा सकती, मतलब कि इसका डायग्राम जो था ना वो बन नहीं रहा था एक्चुअली, ठीक है। तो आप नेट पे सर्च कर सकते हो, आपकी बुक में भी बना हुआ है, ठीक है। इसकी जो इक्वेशंस होती है ना वो मैं आपको बता देती हूँ। इसकी जो बनी होती है ना मेनली लेड और लेड एसिड की बनी होती है, ठीक है, बैटरी, इसलिए इसको लेड एसिडिक बैटरी भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो कैथोड एनोड पे जो रिएक्शन होती है ना वो होती है Pv + SO4, ठीक है। तो हमें देता है Pv SO4 + 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर देता है,
ठीक है। कैथोड क्या होता है, PbO2 प्लस SO4 क्या करता है, प्लस 4 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये पूरा बना के क्या लास्ट में देते हैं हमारे पास, पानी देता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2H2O, ठीक है, पानी। इसीलिए बैटरीज क्या होती है, रिचार्जेबल होती हैं, यूज़ एंड थ्रो वाली बैटरीज नहीं होती हैं, ठीक है ना। सेकेंडरी बैटरीज को हम एक और नाम से भी जानते हैं, वो तो कैडमियम बैटरीज, ठीक है। मैंने इसका फिगर नहीं बनाया है, बट इसका ये जो मेनली बनी होती है ना, कैडमियम से बनी होती है। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था, जो बैटरी थी वो लेड से बनी हुई थी, ठीक है। तो ये भी क्या बनी होती है, कैडमियम से, स्कैंडियम से बनी होती है। इसकी पूरी बैटरी जो है ना, वो स्कैंडियम के कई पार्ट से बनी होती है। आप नेट पे सर्च करोगे इसका फिगर तो इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो इसके में जो पूरी ओवरऑल रिएक्शन होती है, इसमें ना कोई एनोड होता है ना कोई तो इसमें जो पूरी ओवरऑल रिएक्शन होती है वो ये होती है, ठीक है। एक बार रीड कर लोगे अच्छे से, नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है। ये रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। नाउ हमने सेकेंडरी बैटरीज भी पढ़ ली, ठीक है। नाउ हम पढ़ेंगे फ्यूल सेल के बारे में। फ्यूल सेल जो होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। मतलब एक धमाका हो सकता है, इतनी एनर्जी को ये प्रोड्यूस करती है। कैसे प्रोड्यूस करती है, यहाँ से हाइड्रोजन को हम पास ओवर कराते हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और यहाँ पे क्या मिलती है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी मिलती है हमें, ठीक है। अगर आपको अच्छी सी और वर्किंग जाननी है ना, तो एक बार फिर से बैक जाओ, फिर से देखो, ठीक है। जैसे ये हमारे पास यहाँ पे हमने सेटअप लगाया हुआ है, ये क्या हो गया हमारे पास, ये है हमारे पास कैथोड का, ये है हमारे पास एनोड का, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। हाइड्रोजन को जब हम यहाँ से पास ओवर कराते हैं तो यहाँ पे जाके यहाँ से ऑक्सीजन आ रही होती है, और जब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, ठीक है। वाटर इलेक्ट्रिसिटी सेम थिंग है। तो हमें क्या मिलती है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी मिलती है जो कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हाई होती है, जो एक एक्सपोर्ट मतलब कि एक धमाका करने के लिए भी यूज़ की जाती है। इसलिए इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, बहुत रेयर केसेस में इसका यूज़ होता है। और मतलब ये जो फ्यूल सेल जो होता है ना, बहुत ज़्यादा डेंजरस भी होता है, ठीक है। इसकी जो कैथोड पे जो रिएक्शन होती है वो होती है O2 + 2H2O + 4 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 4 OH, ठीक है। फिर जो इसकी कैथोड पे होती है 2HO2 + 4 OH, ठीक है। तो क्या देती है 4H2O प्लस, देखो 4 एटम्स ऑफ H2O, मतलब कि समझ रहे हो, और 4 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करती है। ओवरऑल देखें तो 2H2O + H2O गिव्स 2H2 मतलब हमारे पास पानी और 2, ठीक है। तो आप कुछ एज्यूम कर सकते हो कि कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नाउ अब हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ CAP-M वर्सेस C, ठीक है, ठीक है। तो वेरिएशन ऑफ CAP-M वर्सेस C को पढ़ेंगे, ठीक है। C मतलब कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये दो चीज़ों के लिए होता है, एक तो वीक इलेक्ट्रोड्स जो होता है उनके लिए अलग होता है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड्स होता है उनके लिए अलग होता है, ठीक है। तो इसकी जो अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो मान लो अगर कोई वीक इलेक्ट्रोड है हमारे पास, फॉर एग्जांपल CH2, ठीक है, तो उसका ग्राफ जो बनेगा ना वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। जैसे ये है, ठीक है, 400 200, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से बनेगा, इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह से बनेगा। बट अगर हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड है ना, तो वो ऐसे बिल्कुल वाई एक्सिस के बिल्कुल ऐसे स्ट्रेटली होके बनेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल KCl, ठीक है, ऐसे करके बनेगा, ठीक है। और ये जो ग्राफ बनता है वो किसके बीच में बनता है, किसके बीच में बनता है, कॉन्सेंट्रेशन, रूट का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और क्या होता है, ज़ीरो कॉन्ट्रेशन और इम्प्लीटेड कॉन्सेंट्रेशन। अभी मैं आप इसके बारे में बताती हूँ, रुक जाओ, ठीक है। ये जो ग्राफ जो बनता है ना, ये वाला जो ग्राफ बनता है ना, ये किस किस बीच में बनता है, CAP-M के बीच में और कॉन्सेंट्रेशन का रूट, ठीक है। ये कॉन्सेंट्रेशन का रूट ही तो है हाफ वाला, ठीक है। इसके इन दोनों के बीच में ये ग्राफ बनता है। स्ट्रॉन्ग होगा तो ये ऐसे बिल्कुल वाई एक्सिस को कट करके बनेगा, ठीक है। अगर वीक होगा तो वो नहीं कट कर पाएगा, जिसके लिए हमें अलग अलग फार्मूलाज पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अलग अलग
थिंग्स पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो देखो कैप एम इंक्रीज अपॉन डाइल्यूजन, मतलब कि जितना हम उसको डाइल्यू कॉन्सेंट्रेशन से डाइल्यूजन की फॉर्म में लाएंगे उतना ही इसका जो कैप एम होगा, ठीक है, वो उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है, और जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो कम होती जाएगी, ठीक है। तो देखो कैप एम बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो कैप एम कम होगा, ठीक है, क्योंकि डाइल्यूजन और कॉन्सेंट्रेशन की बात होती है इसमें, ठीक है। तो जब हम करेंगे तो कैप एम इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। और इसका जो फार्मूला होता है कैप एम इक्वल्स टू कैप नॉट एम माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है, ये इसका फार्मूला आता है। और यहाँ पे ये जो ये दिया हुआ है ना, ये इसका मतलब होता है इन्फिनिटी डाइल्यूजन और ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि ये जो ये है ना बिल्कुल कहाँ पे कट कर रहा है, बिल्कुल वाई एक्सिस की ज़ीरो पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन पावर क्या होगी, ज़ीरो ही तो हुई ना, ज़ीरो ही तो हुई। देखो यहाँ से एक सेकेंड, ज़ीरो, देखो यहाँ से 0.2 हो गई, 0.4 होगी, तो इसके आगे कुछ 0.1 होगी, ठीक है, फिर ज़ीरो होगी ना। बट ये स्ट्रॉन्ग है तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना रहा है यहाँ से, तो ये इस बेसिस पे बना रहा है, वाई एक्सिस को कट करते हुए बना रहा है, तो यहाँ पे ये ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड्स के लिए होता है, ठीक है, कि मतलब कि इसको हम ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन पे ही मानते हैं, ठीक है। और ये कॉन्सेंट्रेशन का रूट होता है, और ये फार्मूला तभी एप्लीकेबल होता है जब वो ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन पे होगा, मतलब ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड्स के लिए ही अप्लाई होगा, वीक के लिए नहीं होगा। तो क्या वीक का हम निकालेंगे, नहीं, वीक का भी हम निकालते हैं, बट उसके लिए दूसरा फार्मूला होता है, ठीक है। देखो जब हमारे पास क्या होता है कि इसका जो डाइल्यूजन या फिर ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं होता स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोड्स के लिए, उसके लिए हम एक लॉ लगाते हैं, ठीक है। तो उस लॉ को ये बोलते हैं कॉल्ड्स लॉ, ठीक है, उसके लिए एक लॉ लगाते हैं, ठीक है। तो इस लॉ में क्या होता है, दिस इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि स्ट्रॉन्ग के लिए क्या था, वो यहाँ से अपना यहाँ पे वाई एक्सिस को कट करके आराम से अपना ग्राफ बना रहे थे। बट क्या होता है कि ये जो वीक होता है वो वाई एक्सिस को तो कट ही नहीं कर सकते, और उसके लिए ये फार्मूला तो अप्लाई हो ही नहीं सकता। जो अभी हमने पढ़ा था उसके लिए एक अलग फार्मूला बनाया जाता है, उसको ये देखो, ये जो चीज़ अभी हमने ऊपर पढ़ी थी वो हमने यहाँ पे निकाली, ठीक है। यहाँ पे निकाल के तब हम उसको वहाँ पे पुट करेंगे, तब हमारे पास क्या आएगा, कैप एम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, वी प्लस लैम्डा नॉट प्लस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लिमिटिंग मोल, इसको अलग अलग लेते हैं कि कैटायन में उसकी कितनी मोलारिटी है और एनायन में उतनी कितनी कंडक्टिविटी है, ठीक है। कैटायन और एनायन को हम अलग अलग लेते हैं, उसके बाद अलग अलग लेने के बाद उन दोनों को ऐड करते हैं। ऐड करने के पास हमारे पास क्या आता है, ये आ जाता है जैसे ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इन्फिनिटी डाइल्यूजन, ठीक है, ये आ जाता है हमारे पास। और जो यही वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं और ये हमारा पूरा कैप एम निकल आता है, ठीक है। तो ये किसके लिए था, वीक के लिए था। और स्ट्रॉन्ग का तो हम डायरेक्टली लगा सकते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग का तो हमें पता ही होता है, ठीक है। तो आई होप ये जो लॉ था ये बहुत इजी लॉ है, कुछ नहीं है, बस ये एक फार्मूला है इसमें और कुछ नहीं है। और हमें पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे अप्लाई होगा, वो भी हमने पढ़ लिया कहाँ पे अप्लाई होगा, और ये बस इसका काम हो गया, ठीक है। तो आई होप ये जो जितना भी ये वेरिएशन ऑफ कैप एम एंड वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन बताया ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आई, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, केमिस्ट्री में, ठीक है। तो नाउ अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। तो ये क्या होता है, इट इज़ रिवर्स ऑफ गैल्वेनिक सेल। अभी हमने बिल्कुल जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने दो टाइप के सेल्स पढ़े थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, दो टाइप के, एक गैल्वेनिक सेल जो किससे बना होता है, डैनियल सेल से, उसकी वर्किंग भी हमने पता थी। अगर नहीं पता तो आप मेरा फर्स्ट पार्ट देखो जाके इस वीडियो का, ठीक है, तो वो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और क्या, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक पढ़ा था। अब इलेक्ट्रोलिटिक अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, गैल्वेनिक हमने पहले ही पढ़ लिया था, ठीक है, उसको अच्छे से वर्किंग भी समझ ली थी। तो गैल्वेनिक की वर्किंग में हमने एक वर्ड सीखा था, याद है किसी को, लोन, ये वर्ड सीखा था। लेफ्ट है, ठीक है,
सीखा था या नहीं सीखा था? एनोड है, ठीक है, वो उस साइड होगा तो निगेटिव कैथोड होगा, ठीक है। ताकि ये वर्ड हमने इसलिए सीखा था ताकि कैथोड और एनोड को हम इजीली डिफाइन कर सकें और हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इसमें बिल्कुल उल्टा होता है। अगर ये वाला कैथोड है, ये वाला एनोड है, तो इसमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होगा, ये वाला एनोड होगा, ये वाला कैथोड होगा, ठीक है। बिल्कुल अलग अलग इनका रहता है 36 का आंकड़ा, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक वर्ड बनाया पैनिक, डोंट बी पैनिक, ठीक है, पैनिक नहीं होना है, पर एक ये वर्ड है पैनिक। अब इसकी फुल फॉर्म देखो, पॉजिटिव इज़ एनोड, निगेटिव इज़ कैथोड, ठीक है। पैनिक वर्ड से हमने याद कर लिया। इसमें क्या होता है कि ये जो सेटअप के अंदर एक ही सेटअप के अंदर दोनों एनोड और कैथोड की स्ट्रिप्स रखी जाती हैं, ठीक है, सेल बैटरी लगाई जाती है। तो अभी इसमें यही होता है कि हमने एक ही सेटअप के अंदर दोनों चीज़ें रखनी होती हैं, ठीक है। तो कौन सा वाला एनोड है, कौन सा वाला कैथोड है, इसके लिए क्या होता है कि देखो, पॉजिटिव जिस तरफ से आयंस रिलीज़ हो रहे हैं वो क्या होगा, पॉजिटिव एनोड होगा, ठीक है। और जिस तरफ वो आयंस को गेन कर रहा है उधर क्या होगा, कैथोड होगा। मतलब निगेटिव साइड इज़ कैथोड, पॉजिटिव साइड इज़ एनोड, ठीक है। और गैल्वेनिक सेल में इसका उल्टा था, ठीक है। गैल्वेनिक सेल में क्या था कि हमारे पास अलग अलग सेटअप होंगे, तो अलग अलग ही एनोड और कैथोड रखे होंगे, ठीक है। नाउ अभी हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रोलिटिक अच्छे से। अब नाउ हम पढ़ेंगे फैराडे का फर्स्ट लॉ। फैराडे थे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, इतनी अच्छी केमिस्ट्री में लॉज घुसेड़ दी, ठीक है। तो अब हम फैराडेज की लॉज के बारे में पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं, 2 ही लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। 2 ही लॉ आपकी बुक में है, ठीक है। तो फैराडेज के लॉज के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, देखो अब इन्होंने क्या कह दिया फैराडे ने कि मास ऑफ एनी सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड शुड बी प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट पास, ठीक है। ये कहा कि देखो वर्क डन को हम कैसे लिखते थे, वर्क इक्वल्स टू क्यू, ऐसे लिखते थे। और क्यू को हम कैसे लिखते थे, क्यू इक्वल्स टू आई इंटू टी, ये चीज़ लिखते थे। तो इनका फार्मूला क्या बना, जब हमने परसेंटेज तो टी आया हमारे पास, और ये हो गया। और ये टी क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोलिटिक कांस्टेंट है, जिसे क्या था, कंडक्टिविटी कांस्टेंट। ये क्या है, जेड क्या है, तो इलेक्ट्रोलिटिक कांस्टेंट, ठीक है। और आई टी क्या है हमारे पास, क्यू। तो इन्होंने ये कहा कि जितना हम उसके अंदर चार्ज फ्लो कराएंगे हमारे पास उतना ही वर्क डन आएगा। देखो, मास ऑफ एनी सब्सटेंस शुड बी प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट पास्ड, ठीक है। जितना हम उसके अंदर चार्ज फ्लो कराएंगे, जितने अमाउंट का, उतने अमाउंट का ही हमारे पास क्या आएगा, वर्क डन आएगा। ये इन्होंने कहा था फर्स्ट लॉ में, ठीक है। ये उसका फॉर्मूला दे दिया था, ठीक है। अब इससे भी इजी बात बताऊँ तो देखो, अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आयंस निकालने हो तो आई टी इंटू एंड फैक्टर, अगर ये आपको फैक्टर वाला आता होगा तो आप इजीली निकाल दोगे। ये मैंने अपनी जब ये केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे अपने साथ, तो हमने एन फैक्टर निकालना सीखा था, ठीक है। इंटू 9 इंटू 600, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करा के हम क्या निकाल सकते हैं, एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, डब्ल्यू निकाल सकते हैं, वर्क डन निकाल सकते हैं, एन इंटू एम एन, ठीक है। और वॉल्यूम निकाल सकते हैं ऐसे एन इंटू 22400 करके, ठीक है। ये था हमारे पास फर्स्ट लॉ, ठीक है। अब सेकेंड लॉ क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट। कि मतलब इन्होंने कह दिया कि जितने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो भी प्रोड्यूस्ड होंगे, अगर हम किसी इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं किसी भी सेटअप से, तो उसमें जो जो अमाउंट प्रोड्यूस्ड होंगे उनका क्या होगा, वो केमिकल्स के वेट के इक्वल ही होंगे। तो इसलिए इन्होंने एक फार्मूला दे दिया, नंबर ऑफ वैलेंट्स इक्वल्स टू वेट अपॉन, ठीक है, वही चीज़, मतलब कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का वेट इक्वल, ठीक है। ये सीधी सी बात इन्होंने कह दी अपने सेकेंड लॉ में, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि दोनों लॉ समझ में आए या नहीं, ओके, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे, फैराडे लॉ पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। अब हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स पढ़े थे, अब हम प्रोडक्ट पढ़ेंगे, बट वो इलेक्ट्रोलिटिक था, ये लिसिस था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल, एग्जाम्पल NaCl सोल्यूशन। ओ गॉड, जस्ट वेट अ मिनट,
तो क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। फॉर एग्जांपल NaCl, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ये किस पे डिपेंड होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, मतलब कैथोड और एनोड पे डिपेंड होता है। जितना कैथोड है इतना एनोड है, ठीक है। तो उसी पे ही इसका प्रोडक्ट जो होता है वो डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कैथोड की बात करें तो H2 प्लस इलेक्ट्रॉन क्या देगा, हाफ H2 प्लस O निकल, ये OH को रिलीज़ करेगा। एनोड की बात करें तो Cl, तो ये जो इसके थ्रू जो हमारे पास आएगा कुछ भी, तो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा किसका, इलेक्ट्रोलिसिस का, ये प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। कैथोड और एनोड को निकालना ओवरऑल जो रिएक्शन होती है उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो क्या हो जाती है, प्रोडक्ट और इलेक्ट्रोलिसिस हो जाती है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं था, बस सिंपल सा था, बस इसको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। इट डिपेंड्स ऑन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। नाउ इसके बाद ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाता है, कोरोजन। ये तो सबको पता ही होगा, जंग लग जाना। जैसे कोई भी लोहे की चीज़ हो, ठीक है, तो उसके ऊपर कुछ दिनों बाद अगर हम उसको खुली छोड़ देते वो एयर के कांटेक्ट में, एयर और वाटर के कांटेक्ट में आते क्या हो जाती है, उसके ऊपर रस्टिंग हो जाती है, उसके ऊपर जंग लग जाती है, ठीक है। जंग से बचने के लिए हम लोग पेंट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो देखो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है वो रस्ट डिपॉजिट का है। जहाँ पे रस्ट डिपॉजिट होती है उसका फार्मूला क्या है, Fe2O3 × H2O, ठीक है। ये तो हो गया आयरन का, ठीक है, और इसमें ऑक्सीजन है एयर का, और ये हो गया वाटर का, ठीक है। अब जंग लगती कैसे है, ये देखो, ये मान लो हमारे पास कोई आयरन का पीस है, ठीक है, और ये एयर है हमारे पास, मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स है हमारे पास इतना बड़ा, और ये बाकी क्या है, एयर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आयरन रखा हुआ है, तो जब ये जो आयरन है ना खुला छोड़ दिया हमने, जब इस पर पानी की बूंदें पड़ती हैं और एयर में ही बरसात के टाइम पे ही ज़्यादा जंग लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे रस्टिंग होना, यहाँ पे रस्ट डिपॉजिट होना लगता है। रस्ट का फार्मूला Fe2O3 + H2O, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लस नहीं है इंटू है, ठीक है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। ये यहाँ पे ये हो गया हमारे पास एनोड, ये जहाँ ये हो गया हमारे पास कैथोड। तो इन दोनों की रिएक्शन देखें तो क्या होगा, इन दोनों की रिएक्शन देखें तो हमारे पास देखो रिएक्शन जो होगी एनोड पे जो होगी, तो O2 + H2O + 4 इलेक्ट्रॉन को रिलीज के साथ में मिलके क्या बनाएगा, 4OH आयन, ठीक है। और फिर O2 + 4H2O + 4 आयन के साथ क्या बनाएगा, 4H2O, मतलब 2H2O। 1 सेकेंड, ठीक है। अब हमें पता चल गया कोरोजन कैसे लगता है और कैसे वर्क करता है, कहाँ कॉन्टेक्ट्स में आके कोरोजन लग जाता है, ठीक है। और एनोड में क्या होगा, एनोड में 2Fe, और क्या होता है एनोड की तरफ तो वही है, लोहा ही है, ठीक है, पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा 2Fe, जब हमें Fe है ये लिक्विड क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, ये कैसे आ जाएगा 2Fe2 और 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, रिलीज़ कर देगा, ठीक है। फिर इससे बचने के लिए प्रिवेंशंस कौन कौन से होते हैं वो तो हमें पता ही है। हम लोग पेंट करवा लें तो उसके ऊपर कोटिंग आ जाती है, तो जिसकी वजह से रस्ट नहीं लगता, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लास्टिक विद इंसर्ट मेटल, ठीक है, मेटल्स के ऊपर हम कोटिंग करवा लें, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लास्टिक करवा लें, या फिर ऑयल ग्रीस लगा के रखें, तो उसमें क्या होता है, रस्ट नहीं लगता। आई होप ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ है, ठीक है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। मुझे कमेंट सेशन में बताओ कि हाँ अच्छे से समझ में आया, ठीक है। अगली वीडियो में अपलोड करूँगी मैं NCERT सॉल्यूशंस, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ओके, बाय बाय, थैंक यू।